Hello, my dear teachers who are involved in the moderation work of class 12th result 2021. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोग 12th क्लास का जो ये रिजल्ट है उसके मॉडरेशन में काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी बिजी हैं। तो इसी से संबंधित इस वीडियो में हमारे पास हमारे काफ़ी दोस्तों से, टीचर्स से ये क्वेरी आई है। कुछ क्वेरीज़ आती रहती हैं, तो उसका मैं जो भी मुझे पता है, जो भी मैं जानता हूँ, उसका एप्रोप्रिएट जवाब देता रहता हूँ। तो वही क्वेरीज़ मैं इस वीडियो में डालने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे टीचर्स से आई है। हो सकता है कि कुछ टीचर्स को इससे कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए अपना मार्क्स मॉडरेशन करने में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या क्या क्वेरीज़ आई हैं। हालांकि ये जो क्वेरीज़ हैं, इसका जो सॉल्यूशन है कोई सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है। सीबीएसई ने कहा था कि वो एफएक्यूज़ जारी करेगा, लेकिन आज की डेट तक उसने कोई भी एफएक्यूज़ मॉडरेशन से संबंधित जारी नहीं किया। खाली एक मॉडरेशन से रिलेटेड एक सर्कुलर मॉडरेशन वाले वेब पेज पर आया था, जिसे आप शायद डाउनलोड कर चुके होंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे मॉडरेशन करना है। लेकिन एफएक्यूज़ से रिलेटेड ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन अपने पास अभी तक नहीं आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे जो टीचर भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए कुछ जो क्वेरीज़ आती रहती हैं, उनका सॉल्यूशन जो भी मैं जानता हूँ अपने ज्ञान के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने व्यूज़ के हिसाब से, वो मैं देने की कोशिश कर दूँ या करूँ, तो शायद जो है कुछ हमारे दोस्तों को इससे कुछ मदद मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्वेरीज़ क्या क्या आपकी आई है मेरे पास, और मैंने क्या क्या सोच करके उसका आंसर आपके लिए लिखा है। फिर भी इसमें हो सकता है कि मैं अपने नॉलेज के अनुसार जो भी दे रहा हूँ वो ठीक हो। कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि ये ठीक नहीं है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर लिखें, अपनी राय लिखें, और अगर सही लगे तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर लें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ मॉडरेशन ऑफ मार्क्स क्लास 12th। जी हाँ, ये तो सबको पता ही है कि ये सर्कुलर में आया था जिस दिन ये पोर्टल खुला था मॉडरेशन करने वाला। तो उसमें लास्ट डेट मेंशन की गई थी कि ये 22 जुलाई तक ये पोर्टल खुला रहेगा, और 22 जुलाई मिडनाइट तक आप सभी को मार्क्स का मॉडरेशन करके फाइनलाइज कर देना है। सेकेंड क्वेरी आई थी कि कैन वी पुट सम ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट टू बी कंसीडर्ड फॉर मैचिंग द सब्जेक्ट मीन एंड रेंजेस ऑफ रेफरेंस ईयर्स डेटा। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या थ्योरी और टोटल मिला करके उसका टोटल करने के बाद, सम करने के बाद जो रेंजेस हैं या जो सब्जेक्ट एवरेज है उसके साथ मैच करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है नो, क्योंकि केवल थ्योरी मार्क्स ही हमें कंसीडर करने हैं हर सब्जेक्ट के। रेफरेंस ईयर का डेटा मीन से, जो रेफरेंस ईयर का मीन दिया है और उसकी जो ब्रैकेट्स दिए हैं, रेंजेस दिए हैं, उससे मैच करने के लिए केवल थ्योरी के मार्क्स कंसीडर करना है। इसलिए आप ये गलती ना करें कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स का जो है मैचिंग करें, मीन और रेंजेस मैच करें रेफरेंस ईयर के साथ। तो सिंपल सा इसमें हम कह लें कि केवल थ्योरी के मार्क्स कंसीडर करना है। तीसरा पॉइंट है कि कैन वी डू स्मॉल लिटिल वेरिएशन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी केप्ट इन वेरियस रेंजेस। बिल्कुल नहीं। आप जो पॉलिसी तो यही कहती है कि आप स्टिक अप हो जाएं, जो आपको रेंजेस दी गई हैं कि लेस देन 33% कितना है, 33 से 50% कितना है, 50 से आगे 74% कितना है, उसी रेंजेस में रहिए। ठीक है। रेंजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कैलकुलेट करके आते हैं एज पर द रेफरेंस ईयर, वो सारी वीडियोस आपको मैं पहले दे चुका हूँ मैच एंड मॉडरेट में। तो वहाँ से, और उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, जो आप ज़्यादातर मैच एंड मॉडरेट वाली वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, आपके व्यूज़ से मुझे पता चल रहा है।
तो उसमें ये दिया हुआ है किस तरह से आप रेफरेंस ईयर का जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, जो रेंजेस दी हुई हैं जिसमें कितने परसेंट स्टूडेंट रखने हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आप कीजिए, अपना उसमें कोई वेरिएशन नहीं करें, क्योंकि हो सकता है फिर फाइनलाइज करने में आपको प्रॉब्लम आए। जैसे मान लीजिए कि 51 से लेके 75%, 51 टू लेस देन इक्वल टू 75%, यानी कि 51% से लेकर के 75% के जो मार्क्स वाले बच्चे हैं, मान लीजिए उस रेंज में 43.75% स्टूडेंट्स हैं और आपके पास टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप 120 इंटू 43.75 अपॉन 100 करेंगे तो ये 52.5 आ रहा है, यानी कि 53 स्टूडेंट्स जो है इस रेंज में आप रख सकते हैं। 50 जिसके 51% से लेके 75% तक मार्क्स हों। अब ये परसेंट जो है ये आप भूल मत कीजिए कि ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का है, ये केवल थ्योरी का है। और थ्योरी में 51% 70 का कैलकुलेट करें, 75% 70 का कैलकुलेट करें, तो आपको क्या रेंज आ रही है, इसके बीच में ही आपको मार्क्स रखना है। मान लीजिए कि ये 36 से लेकर के और क्या नाम 52 तक आ रही है, कि जिसके 36 से लेके 52 तक के मार्क्स हों, उस कैटेगरी में 53 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि ये जो परसेंटेज है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का नहीं है, इसे थ्योरी के मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 51% ऑफ 80 या 75% ऑफ 80 कैलकुलेट करें, तब आपको ये रेंज पता चलेगी कितने से कितने मार्क्स वाले बच्चों को कितने प्रतिशत बच्चे जो है इस रेंज में होने चाहिए, 43.75%। तो 120 स्टूडेंट का 43.75% आपने कैलकुलेट किया, 53 स्टूडेंट आपके पास आ गए, इसका मतलब 53 स्टूडेंट को 70 में से 36 से लेकर के 52 अंकों तक की रेंज में डालना है। तो इसी तरह से और रेंजेस का आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कैन वी गिव 100% इन थ्योरी टू एनी स्टूडेंट, तो इसका आंसर साफ साफ नो है। जो अभी सीबीएसई ने ये मॉडरेशन वाली पॉलिसी दी थी आपको, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस परसेंटेज टेबल फॉर हायर ब्रैकेट्स ऑफ मार्क्स 95 से लेके लेस देन 96, 95 आपका 5.99% स्टूडेंट हो सकता है, 96 5.53 स्टूडेंट हो सकता है पूरे स्टूडेंट्स में से, 97 मार्क्स 3.6866 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 98 मार्क्स 0.4608 स्टूडेंट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये स्टूडेंट्स आपकी रेंजेस में दिए हों। रेंजेस में आप देखें कि 95% से लेकर के 100% के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन रखना है कि 95 कितनों को देना है, 96 कितनों को देना है। एक कॉमन क्राइटेरिया सीबीएसई ने दे दिया, 97 कितने को देना, 98 किसको देना है, और 99 और 100 तो किसी को देना ही नहीं है। 99 0% और 100 0%, ये आपको ध्यान रख करके चलना है। 98 तक दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो रेफरेंस ईयर का डाटा आया है, स्लैब्स आए हैं, उसके अंतर्गत कुछ बच्चे मेंशन किए गए हों, कुछ परसेंटेज मेंशन किया गया हो, उस परसेंटेज में से भी ये परसेंटेज 95 कितने को देना, 96 कितने को देना है, 97 कितने को देना है, 98 कितने को देना है, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। प्लीज इंश्योर दैट यू शुड नॉट एक्सीड डू नॉट एक्सीड अबव लिमिट्स फॉर हाई अचीवर्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, इस लिमिट को अपने हाई अचीवर्स 95 से 100% के बीच में अगर आपके रेफरेंस ईयर में डाटा है, कुछ परसेंटेज है, तो उसे भी इस तरह से डिवाइड कर लें। तो ये आपका जो अभी मॉडरेशन पॉलिसी का जो टैब खुला था, उसमें पहला टैब यूज़र मैनुअल दिया गया था, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया था। सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर स्टेप बाय स्टेप, इसे आप डाउनलोड कर लें और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो इसका आंसर नो रहेगा। पांचवी क्वेरी आई है कि कैन वी मेंटेन +5 इन द मीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो सभी सब्जेक्ट में अगर आप +5 मीन मेंटेन करेंगे
तो ओवरऑल मीन भी आपके पूरे स्कूल का +5 चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट का मीन जो है थोड़ा लो रखिए, यानी +2 +2 +2 मैक्सिमम। अगर पांचों सब्जेक्ट में आप +2 रखेंगे तभी तो ओवरऑल आपका +2 जाएगा। या आप किसी में +3 कर दिए तो किसी सब्जेक्ट में आपको +1 करना पड़ेगा। किसी सब्जेक्ट में आपने सारा +5 कर दिया तो हो सकता है कि आपको दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स में 0 भी करना पड़े, यानी कि उस रेंज से आप बाहर ना जा सकें। तो ये बेटर है कि ये पहले डिसाइड कर लिया जाए कि कौन से सब्जेक्ट में कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, या बॉर्डर पर रखना है। जो आपका मीन है उतना ही रखना है रेफरेंस ईयर के हिसाब से, या +2 करना है किसी सब्जेक्ट में, या +3 करना है किसी सब्जेक्ट में। जैसा सब्जेक्ट है, जैसे उसके मार्क्स हैं, उसी के हिसाब से आप करेंगे, जिससे कि जो ओवरऑल स्कूल का एवरेज है, मीन है, वो +2 के बियॉन्ड ना जाए। ठीक है, तो इसका ध्यान रहे शुरू से ही, क्योंकि सभी टीचर्स सभी सब्जेक्ट में +5 कर देंगे तो ऑब्वियसली जो आपका ओवरऑल स्कूल का एवरेज है वो +5 चला जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड, हुज लिमिट इज ओनली +2। तो इसका ध्यान रखें। छठा है, हाउ सीबीएसई हैज़ कैलकुलेटेड परमिसिबल मार्क्स ऑफ द मॉडरेशन। भाई इसका तो कुछ आइडिया नहीं है, कुछ फार्मूला सा उस कॉलम में लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, तो मैं क्या आपको बताऊं। बट इट माइट बी कैलकुलेटेड एंड डिफाइंड बाय द सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ टोटल थ्योरी मार्क्स गिवन इन क्लास 11th एंड 12th। जैसा आपने थ्योरी मार्क्स में दिया हुआ है क्लास 11 12th में, उसी हिसाब से कुछ क्राइटेरिया और कुछ फार्मूला के हिसाब से सीबीएसई ने उसमें लिखा भी है कि परमिसिबल रेंज में कैसे उसने निकाला है कैलकुलेट करके, वो आप वहाँ से टेबुलेशन में से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें टेबुलेशन अगर दिया है कहीं तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ये परमिसिबल रेंज में कुछ टेबुलेशन में दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th थ्योरी। ये थोड़ा सा छोटा है तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। परमिसिबल, हाँ, ये परमिसिबल लिमिट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 11th एंड 12th थ्योरी -11th एंड 12th थ्योरी मार्क्स, कुछ ऐसा लिखा है, माइनस है कि प्लस है, समथिंग इज रिटन। तो इस तरह का कुछ फार्मूला है, अपनी आप टेबुलेशन शीट में देखें, पता चल जाएगा कि आप उन्होंने मॉडरेशन लिमिट किस हिसाब से दी हुई है। सातवां है, कैन बी अवार्ड मॉडरेशन मार्क्स एज पर द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। देखिए, परमिसिबल लिमिट का मतलब है कि अगर 15 परमिसिबल लिमिट दे रखी है तो आप 15 तक बढ़ा सकते हैं। आप 1 भी बढ़ा सकते हैं, 2 भी बढ़ा सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 15 दी है तो मैं 15 ही डायरेक्ट प्लस कर दूं। हो सकता है फिर और बच्चों के आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर है, और उसके जो मार्क्स अभी एग्जिस्टिंग हमने एंट्री किए हैं या आए हैं 10th 11th 12th का 30% 30% प्लस 40% करने पर जो भी मार्क्स आए हैं, उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं कि वो बच्चा उस लेवल का है कि नहीं है। उससे ज़्यादा नंबर हो गए हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के बारे में टीचर को अच्छी तरह पता है, और कम नंबर है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट इज़ द परमिसिबल लिमिट। 8th क्वेरी है कि इज इट मस्ट टू डिक्रीज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लाइंग इन अपर रेंज। जी हाँ, अपर रेंज में अगर कोई बच्चा चला गया और उस रेंज में 50 बच्चे आ गए अपर रेंज में, क्योंकि जो 12th का मार्क्स है, बच्चे जो है अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, ऑनलाइन में इन्विजिलेशन को 100% ऑथेंटिक नहीं बताया जा सकता है कि आप हर बच्चे का केवल कैमरा देख सकते हैं, उसका राइटिंग एरिया देख सकते हैं आसपास में, या कैमरे के पीछे अगर कुछ मटेरियल है, बच्चा उसमें से कुछ कॉपी कर रहा है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मार्क्स नहीं मान सकते हैं ऑनलाइन वाला। इसलिए हो सकता है बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हों, उसकी कैपेबिलिटी से भी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे काफ़ी हायर हैं, तो वो हायर रेंज में ऑब्वियसली चला गया होगा। उसे आपको ड्रैग करके उसके लेवल को देखते हुए लोअर रेंज में लाना पड़ेगा। तो जिस रेंज में आपको 30 बच्चे चाहिए उसमें 50 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली हमें 20 उन बच्चों को ढूंढना पड़ेगा जो उससे लोअर रेंज के बच्चे हैं।
तो उनके मार्क्स डिक्रीज करने ही पड़ेंगे और उसे लोअर रेंज में सेट करना पड़ेगा आपको। नाइन्थ क्वेरी है कि इफ इन ए रेफरेंस ईयर 10% स्टूडेंट्स आर बिलो 33, ठीक है, एंड दिस ईयर इफ नो स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड बिलो 33, व्हाट टू डू। भाई ऐसा है कि अगर प्रीवियस ईयर में 33 से नीचे 10% स्टूडेंट थे तो आपके जितने स्टूडेंट हैं उसके 10% स्टूडेंट को बिलो 33 लाना ही पड़ेगा एज पर द सीबीएसई मॉडरेशन एंड टेबुलेशन पॉलिसी। तो आप क्या करें भाई, उनको अपर वाली रेंज से बिलो 33 में बेशक आप उन्हें ला करके 32 पर रख दीजिए। सीबीएसई कोई मॉडरेशन करता है उसमें तो हो सकता है कि वो पास हो जाएं 32 मार्क्स वाले बच्चे। साथ साथ आपको ये भी तो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट का एवरेज कहाँ जा रहा है। आप उन्हें अपर रेंज में रख देंगे तो सब्जेक्ट का एवरेज मिसमैच कर जाएगा, नीचे आपका सब्जेक्ट एवरेज भी मेंटेन करना होगा, तो ऑब्वियसली उन बच्चों को आपको इस क्राइटेरिया में लाना ही पड़ेगा लेस देन 33 में, नहीं तो हमें उस सब्जेक्ट का एवरेज रेफरेंस ईयर के साथ टैली नहीं करेगा। हाँ, ये किया जा सकता है कि उस बच्चे को आपने मान लीजिए फिजिक्स में 32 दिया है, यानी कि फेलिंग क्राइटेरिया में वो आ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट में आप उसे पासिंग क्राइटेरिया में रखें। हो सकता है कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट मिला करके वो पास हो जाए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में आप फेल कर रहे हैं, उसे 32 कर रहे हैं। अब वो कई सब्जेक्ट में ऐसा आता है कि रेफरेंस ईयर का डाटा जो है बिलो 33% में आता है, तो कोशिश कीजिए उसी बच्चे को हर सब्जेक्ट में बिलो 33 में ना लाएं, किसी और बच्चे को भी ले आएं, जिससे अगर वो एक सब्जेक्ट में उसका रिजल्ट बिलो 33 रहता है तो हो सकता है एडिशनल वाले सब्जेक्ट में अगर पास है और सभी सब्जेक्ट में पास है तो हो सकता है कि वो ओवरऑल सीबीएसई उसका रिजल्ट पास अपीयर आई मीन पास कर दे। तो इस चीज़ का हम ध्यान कर सकते हैं, इस तरह से उस बच्चे को बचा सकते हैं। अब सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने उसे बिलो 33 में डाल दिया एक बच्चे को, तो वो तो फेल होना ही होना है। तो अगर हम चाहें तो इस तरह से एक सब्जेक्ट में डालें और सभी सब्जेक्ट टीचर्स के साथ ये कोऑर्डिनेट कर दें कि मेरे सब्जेक्ट में लोवेस्ट है इसलिए उसे बिलो 33 डाला गया है, और दूसरे सब्जेक्ट में उस पार्टिकुलर बच्चे को बिलो 33 से बचाने की कोशिश किया जाए। बेशक रेफरेंस ईयर में लेस देन 33 कुछ स्टूडेंट्स हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स को डाल दिया जाए, तो उसके थ्रू आप उसे सेव कर सकते हैं, मेरा मानना है ये मेरा ओपिनियन है। आपको जो अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये जो भी क्वेरीज हैं ये आप ही की क्वेरी है, मेरे प्यारे दोस्तों की क्वेरी है जो टीचर्स हैं, और उनको मैं सॉल्व करने की केवल कोशिश कर रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज सीबीएसई से कोई एफएक्यूज अभी जारी नहीं किए गए हैं। 10वीं क्वेरी है कि इफ मार्क्स आर गिवन इन माइनस इन द परमिसिबल मॉडरेशन व्हाट टू डू। तो अगर आपका मॉडरेशन में माइनस में मार्क्स दिए गए हैं तो मेरे हिसाब से इसे डिक्रीज करना चाहिए, है ना, और मार्क्स गिवन मे बी टू हाई फ्रॉम रेफरेंस ईयर एवरेज एंड स्लैब्स, इसीलिए उन्होंने उसे माइनस में दे दिया है कि उसे डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डिक्रीज करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि अगर आपके मॉडरेशन परमिसिबल रेंज जो है वो माइनस में दी गई है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स जो है वो एंट्री किए गए हैं। 11th पॉइंट कहता है कि व्हाट टू डू इन द टोटल थ्योरी एंड परमिसिबल लिमिट कॉलम। टोटल थ्योरी एक कॉलम है, एक परमिसिबल लिमिट कॉलम है, उसमें क्या करना है, उसमें हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। परमिसिबल लिमिट केवल ये देखने के लिए है कि विद इन दिस लिमिट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मार्क्स ऑफ पार्टिकुलर स्टूडेंट। दूसरा जो टोटल थ्योरी दिया हुआ है या ग्रैंड टोटल दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा एज सून एज द मॉडरेशन मार्क्स आर एंटर्ड। तो इन दोनों कॉलम्स में, टोटल थ्योरी वाले कॉलम में या परमिसिबल लिमिट वाले कॉलम में या जो है ग्रैंड टोटल वाले में, हमें कुछ करना ही नहीं है, वो अनएडिटेबल है, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। देन 12th नंबर है कि when we are doing range distribution it should be from 80 70 60 50 theory or it should be from 100 that is theory plus practical। तो अभी मैंने ऊपर वाली क्वेरीज में ये समस्या आपकी हल की थी कि केवल थ्योरी के ही मार्क्स कंसीडर करना है जो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है,
80, 70, 60, 50 जो भी थ्योरी के आपके मार्क्स हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, थ्योरी के मार्क्स ऑब्टेन्ड ही कंसीडर करना है रेंज डिस्ट्रीब्यूशन में, ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। वहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है कि 51% टू 75%, तो लोग सोच रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ 100 है, लेकिन आप 80 को 51% और 75% कैलकुलेट करके उसके उसकी रेंज बना लीजिए और उसमें उन बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से सेट कीजिए। 13th नंबर है कि डू वी हैव टू फॉलो रेफरेंस ईयर्स रेंज स्ट्रिक्टली। बिल्कुल, एज पर द पॉलिसी, तो सीबीएसई पॉलिसी तो यही कहती है कि हम सीबीएसई के हिसाब से जो रेफरेंस ईयर की रेंजेस दी गई हैं उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट्स को किस रेंज में डालना है वही करना है, तो हम लोग उसी को फॉलो करें तो बेटर है। अदरवाइज हो सकता है कि इन द लास्ट स्टेज, जो आपका लास्ट टैब दिया है रेड कलर का, उस स्टेज में जा करके आपका डाटा फाइनलाइज ना हो पाए तो आपको फिर से सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप मेरा मानना है कि वो उन रेंजेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिससे आपको कोई समस्या क्रिएट ना हो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉ मीन। रॉ मीन का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपने डाटा फीड किया था 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40% जो डाटा उठाया है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल आ रहा है, तो उस टोटल को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके रॉ मीन कैलकुलेट किया गया है कि करेंटली जो मीन है वो क्या है। सो दैट इज व्हाट रॉ मीन इज कैलकुलेटेड एज टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिफोर मॉडरेशन अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट रॉ मीन। व्हाट इज परमिसिबल मीन। परमिसिबल मीन का मतलब है कि रेफरेंस ईयर का जो उस सब्जेक्ट का मीन है उसमें +5 करके आपको दिया गया है परमिसिबल मीन। मतलब वहां तक आप वेरिएशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि +5 ही करें, +2 करें, +1 करें, +3 करें, +0 करें, वो सब चलेगा। +5 इज द लिमिट। ओके, तो दैट इज द परमिसिबल मीन। तो ये कुछ क्वेरीज, कुछ सवाल हमारे टीचर दोस्तों ने हमारा वीडियो देखने के बाद भेजा था, जिसे मैं समय समय पर जैसे भी मेरे पास टाइम था उनको जवाब देता रहा, और मैंने सोचा कि इन सबको इकट्ठा कलेक्ट करके एक जगह एक वीडियो के फॉर्म में दे दिया जाए तो हमारे और सभी टीचर्स को भी इससे हेल्प मिल जाएगी। तो वो मैंने आपको बताया। इसमें जो भी त्रुटियां मेरी तरफ से रह गई हों, हो सकता है कि मेरी समझ और आपकी समझ में ज़रूर फ़र्क होगा, तो मैच ना करे और आपका अपना व्यू पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, आप कॉन्फिडेंट लगें, तो आप उसी का पालन करें और उसी को फॉलो करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है उसे फॉलो करें, लेकिन मैंने अपनी समझ के अनुसार जो भी समझा वो आपको देने की कोशिश की है। और अगर आपको ये पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आप समझें कि ये ठीक है, तो इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर हो सके, डायरेक्ट पहुंच सके। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।